कि तुमने देखा था कि हमने हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट किया था, हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ था? ना तो कार्बोहाइड्रेट होता, ना लिपिड होता, ना फैट होता, ना प्रोटीन होता। तो क्या आया था? डीएनए आया था, राइट? क्योंकि हमने Yes, डीएनए sir. से एंजाइम लिया था। उसके बाद मेरे पास दो साइंटिस्ट आए, हार्शियन चेज, राइट? तो ग्रिफिथ के बाद फाइनली कौन आ गया? हार्शियन चेज, जिन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के ऊपर, राइट? याद आया? Yes, sir. वो जो उसके ऊपर जिसके 3 स्टेप थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रिफिकेशन। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो हार्शियन चेज ने मैं ये बताया था। तो ये रेडियो एक्टिविटी, तो कौन सा वाला रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड था, ग्रिफिथ या हार्शियन चेज? हार्शियन चेज। हाँ, इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड हार्शियन मार्था चेज। ठीक है, ठीक है। तो ये थे मेरे पास। अब देखो हमारे पास ना इतनी ज्यादा बहस चल रही है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल कौन है। उसमें से ही मान लो ये विधानसभा में हो रहा है, सब कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ये नहीं है, वो है, वो नहीं, ये है। तो इसमें से किसी एक ने पूछ लिया, एक्सक्यूज मी। हमने बोला हाँ बताओ, कि ये हम इतनी देर से बहस कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल कौन है, लेकिन क्या किसी को पता है जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या? तो बस सब लोग हंसने लग गए कि अरे नहीं, हम तो बस बातें कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या? यस सुकृति, विदुषी, एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है क्या? मतलब है क्या नहीं, मतलब बेसिकली होता क्या है, ये बोल रहा हूँ। जेनेटिक मटेरियल क्या है एक्चुअली में? सर डीएनए होता है। हाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में अपने आप में होता क्या है? अगर डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है डेफिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये अच्छा अगर 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 मान लो प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता तो उसका क्या मीनिंग है? जेनेटिक मटेरियल होने से क्या फायदा मिल रहा है, बताओ? मतलब ऐसी क्या चीज है जिससे कोई चीज जेनेटिक मटेरियल बन जाती है और कोई चीज जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाती? बताओ बताओ, सोचो सोचो। अरे एक तो तुम्हें पता ही है, सोचो। क्या है? क्या तुम अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते? दिखते हैं थोड़े बहुत थोड़े बहुत कैरेक्टर आए नहीं आए? आए। तो वो किसकी वजह से आया कैरेक्टर? डीएनए की वजह से या किसी और चीज की वजह से? डीएनए। तो डीएनए ही तो लेकर आया ना यार, यही तो कह रहा हूँ। तो पेरेंट्स के पास डीएनए होता है, डीएनए होता है तो स्पर्म ओवा से मिलके फाइनली जाइगोट बनता है, तुम बन जाते हो फिर। तो वो डीएनए ही तो आया है, तो वही तो होता है जेनेटिक मटेरियल जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर करवाए। तो एक बात तो बताइए, उसे तो बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो पेरेंट्स से तुमको प्रोटीन मिला है या डीएनए मिला है मेनली? डीएनए। डीएनए, डीएनए मिला है तो फिर उससे प्रोटीन तो अपने आप बन ही जाएगा। ओके, अच्छा। तो ये मेरे पास जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखो जेनेटिक मटेरियल की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कि अगर कोई भी चीज जेनेटिक मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टर क्या होने चाहिए? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो क्वेश्चन आता है कि बताओ, अगर मैं ये बोल दूं कि कोई भी चीज जेनेटिक मटेरियल है तो उसके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी बॉडी में डीएनए है या नहीं, बहुत सारा, या एक ही डीएनए है? भाई जितने सेल होंगे उतने ही तो डीएनए भी होंगे। याद आया 2.2 मीटर? तो इतना सारा डीएनए है मेरे पास, इतना सारा डीएनए है। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो डीएनए है, पहले जब मैं छोटा था, मान लो तुम जब पहले छोटे से थे, आज तुम इतने बड़े हो गए, तो वो डीएनए का अमाउंट उतना ही है या डीएनए का अमाउंट बढ़ता चला गया? बढ़ता चला गया। भाई जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम्हारा डीएनए बढ़ता जाएगा, राइट? और फिर जब तुम तो आगे जाके नई जनरेशन आएगी तुम्हारे में से, तो उसका भी डीएनए बढ़ता चले जाएगा, राइट? यस। यस और नो पीपल? यस। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? तो यही मेरे पास क्या है कि जो डीएनए है उसे अपना रेप्लिका बनाने नहीं बनाना, अपनी फोटोकॉपी बनानी नहीं बनानी, तभी तो आगे जाके सेल बड़े होते जाएंगे। तो इसका मतलब बताओ, तो डीएनए के पास ये वाली एबिलिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कि उसे और डीएनए बनाने हैं तभी तो हम बड़े हो पाएंगे, राइट? तो कहना ही से इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस फोटोकॉपी। देखो फोटोकॉपी लिखना अजीब सा लगता है बायो में, तो फोटोकॉपी जब मैं क्या लिख सकता हूँ, कहना ही से रेप्लिका, अपने जैसा यस एक सर। रेप्लिका बनाना चाहिए। कहते हैं ना इसका एक रेप्लिका बनाओ, मतलब इसका रेप्लिका मतलब जैसे मान लो दो बहनें हैं और वो डिट्टो एक जैसे दिखती है, बिल्कुल डिट्टो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कहना इसे इट इज रेप्लिका। यस सर। तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, तो वो रेप्लिका प्रोड्यूस करना चाहिए। नहीं आया समझ? आगे रेप्लिका का मतलब क्या है? जो आइडेंटिकल हो। हाँ, जैसे मेरे पास जब पहले मैं छोटा था बहुत, तो मान लो बहुत कम डीएनए थे और आज क्या है, बहुत सारे डीएनए हैं। तो इसकी इसे ही तो बोलते हैं रेप्लिका का बनना। रेप्लिका बनेगा तभी तो सेल एक जैसे आएंगे। अगर रेप्लिका ही नहीं होगा तो यहाँ का सेल कुछ और होगा, यहाँ का सेल कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा। लेकिन मेरे तो सारे सेल एक जैसे हैं, तो सारे सेल एक जैसे हैं, इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा डीएनए का रेप्लिका, डीएनए जितने भी रेप्लिका हैं वो सारे एक जैसे हैं। गॉट इट?
Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अनन्या मेरी आवाज आ रही है? प्यारी प्यारी बच्ची, गुड मॉर्निंग। यस सर। नींद पूरी हो गई? नहीं हो पाई, आधी अधूरी हो पाई ना, जगा दिया हमने। सर एक बात बताओ, बस एक हाँ बात। हाँ हाँ, जो हमारी ट्रिप होती थी तो इस साल क्या है ट्रिप का? ऋषिकेश का ही है, लेकिन यार अगर कोरोना बढ़ा तो शायद कैंसिल करनी सर पड़ेगी। एक काम करते हैं ना सर, बोर्ड्स हो जाने दो, उसके बाद 12th वालों की सिर्फ ट्रिप करा दो ना। अच्छा, ये इस साल के बोर्ड के बाद? हाँ, इस साल के बोर्ड के बाद हम सारे यार फ्री भी हाँ हो हाँ जाएंगे। बिल्कुल, देखो ट्रिप तो होती है, हमारी ट्रिप होगी, लेकिन बस यही है कि कोरोना इस तब तक थोड़ा सही भी हो इतने जाएगा सर ये इतना कोरोना। कंट्रोल में आ जाए। वैसे मतलब चांसेस थोड़े कम है कंट्रोल होने के इंडिया के मम्मी के ना अंदर। कोई नॉन में है सर, वो बता रहे थे, मतलब साइंटिस्ट वगैरह है, तो हाँ बता रहे थे कि न्यूज में बस ऐसे ही दिखा रहे हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन 1-1.5 साल से पहले वैक्सीन कुछ नहीं आता। हाँ हाँ एग्जैक्टली। सर हाँ न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया, हाँ हाँ, न्यूजीलैंड का अलग सिनेरियो है। कितना अच्छा है ना। हाँ न्यूजीलैंड का यार अलग सिनेरियो। हाँ, ये तुम जानते हो ना इंडिया की सिचुएशन क्या है। इंडिया में इतना आसान जितना लग रहा है, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी देखना, ये आराम से, मेरे को तो ऐसा जिस तरह की सिचुएशन चलती है 40 से 50 लाख भी क्रॉस कर जाएगा कुछ महीनों के अंदर। तो पता नहीं, अगर कंट्रोल कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली, जितने तुम्हारी तो 12th ही एक तरह से वैसी हो गई ऑनलाइन। तुम्हारे तो 12th के स्कूल के मजे ले ही नहीं पाए, लास्ट स्कूल। वही तो। तुम्हारा तो मतलब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है 12th की, लास्ट स्कूल क्लास की, तुम्हारी तो वो छूट जाएगी। सर वही बस IELTS की ट्रिप करा देना। हाँ हाँ वो करवाएंगे चिंता, वो वही है कि अगर कोरोना का कंट्रोल में रहा तो पक्का होनी ही है, लेकिन अगर ये बढ़ा और फिर तो किसी हालत में। तो तभी तो कह रहे हैं ना, बोर्ड्स के बाद कराना, तब हाँ तक कि वो मैं सही बोर्ड हो के बाद जाएगा। की ही कह रहा हूँ कि अगर बोर्ड के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हाँ, ठीक है नहीं ना। होने ऐसा भी हो सकता है ना कि बोर्ड तुम्हारे बोर्ड भी कैंसिल हो जाए, मान लो अगर सिचुएशन एडवर्स रही तो। हो मतलब जाए। कुछ भी हो सकता है, ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आने वाले टाइम में नई नई चीज तुम्हें देखने को मिलेंगी, क्योंकि नए नए सुझाव आएंगे, नए नए स्ट्रेटेजीज आएंगी, नई नई पॉलिसी आएंगी। सीबीएसई नई नई चीजें करवाएगा, क्योंकि ये साल वैसा साल बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमेशा होता था। बहुत सारी चीजें नई आने वाली हैं और तुम इसे देखोगे बिल्कुल। चलो वो सब तो बात की बात है। हाँ भाई, तो इसको अपना रेप्लिका प्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, मेरा जो डीएनए है, ठीक है, तो जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मैं जो खाना खा रहा हूँ क्या वो मेरे डीएनए के साथ कंबाइन हो जाना चाहिए? मान लो मैंने बर्गर खाया, तो जो मैंने बर्गर खाया वो मेरा डीएनए वो उसके साथ कंबाइन कर गया, वो कुछ नई चीज बन गई, तो ये अच्छी बात है? नहीं ऐसे करके तो मैं पतला हो जाऊंगा, बहुत अच्छी ये बात है। इम्पॉसिबल फिर है तो मैं ना फिर तो मैं जितना भी खाऊंगा वो मेरे डीएनए से कंबाइन कर जाएगा, और क्या पता कुछ यहाँ से निकल के आ जाए फिर, क्योंकि वो कंबाइन कर गया, एक कुछ निकल के आ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके तो अंदर क्या, के विटामिन और हाँ, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना। तो अब मुझे तो क्या हमारी बॉडी का पार्ट, हमारी मेरी बॉडी का डीएनए क्या खाने के साथ कंबाइन करेगा? नो सर। नहीं करेगा, बल्कि उसमें से न्यूट्रिशन आएगा खाने में से। तो हाँ। इसका मतलब जो मेरा डीएनए है वो स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए अपने आप में? स्टेबल होना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर अनस्टेबल होगा तो फिर तो वो किसी के साथ भी कंबाइन कर जाएगा ना। जो लोग अनस्टेबल नहीं होते वो दूसरों को तो तंग करते हैं, और जो स्टेबल होते हैं वो किसी को तंग नहीं करते, अपने आप में खुश रहते हैं। तो इसलिए इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो वो स्टेबल होना चाहिए दोनों के अकॉर्डिंग या अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरी बॉडी का ये वाला सेल है, तो ये वाला एकदम नॉर्मल सेल है, एकदम एकदम कुछ पता नहीं चल रहा है, एकदम सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेबल है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी तो इसका मतलब मैं बोलूंगा वो अनस्टेबल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, एकदम कुछ भी हो सकता है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, ये डीएनए है, तो डीएनए के अंदर, डीएनए जैसे मेरा आज है डिट्टो सेम, आज से 10 या 20 साल बाद भी वो डीएनए सेम डिट्टो वैसा ही रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए? सोचो चेंज होना सोचो, चाहिए सर। थोड़ा चेंज बहुत होता चेंज होना, थोड़ा बहुत होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, तो उसे क्या बोलते हैं थोड़ी बहुत चेंज को? वेरिएशन। अरे भाई, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते तो बेबी थोड़ा सा एडवांस आता ही नहीं आता? अरे बताओ, यस सर। तो वो जो बेबी एडवांस होता है वो क्या होता है? वही तो वेरिएशन लाता है। तो वेरिएशन होना बेबीज के अंदर अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है यार, वेरिएशन होना। अच्छा, म्यूटेशन होना अच्छी बात है? नो सर। तो क्यों? क्योंकि म्यूटेशन और वेरिएशन में क्या फर्क है? म्यूटेशन इज चेंज इन, नहीं, ज्यादा चेंज इन डीएनए ना। चेंज हाँ, इन डीएनए। तो हाँ, चेंज इन डीएनए दोनों ही है, लेकिन चेंज इन लेकिन डीएनए उसमें जो जो ज्यादा जो स्लोली आता है वो वेरिएशन होता है, वो अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन जो एकदम जल्दी से आ जाए वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो डीएनए को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? स्लो चेंजेस के लिए देना चाहिए कुछ एबिलिटी, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी, या एकदम फास्ट चेंज के लिए?
तो चेंज। तो change। तो क्या नहीं से इसको एक ऐसा स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए हमको ताकि वो स्लोली स्लोली चेंज होता रहे, तभी तो मॉडिफाइड होंगे भाई। हम एनवायरमेंट चेंज होता रहता है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान भी, इंसान लोग भी तो चेंज हुए हैं, ह्यूमन बीइंग भी तो चेंज हुए हैं, हम मॉडिफाई हो रहे हैं ना टाइम के अकॉर्डिंग। तो इट शुड प्रोवाइड दी स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। तो स्लो चेंजेस के लिए स्कोप प्रोवाइड होना चाहिए। अच्छा, अब याद है मेंडल ने मेंडल ने बहुत सारे लॉ बताए, तुमने देखे थे लास्ट वाले चैप्टर में। तो बताओ ये जो डीएनए है ये मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह? होना चाहिए। बिल्कुल। तो इट शुड होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो उसको जैसे मान लो, जैसे उसने देखा था 9:3:3:1, याद आया? तो अगर उस तरीके से अगर क्रॉस हो Yes रहा है sir। आने वाली जनरेशन में, तो उसके भी तो चांसेस हैं। मान लो कोई भी एक टॉल लड़का है, एक छोटी सी लड़की आ गई है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेंटल के अकॉर्डिंग ही तो डिफाइन होगा, यस और नो? यस सर। कि कितने Yes sir। कितने बड़े बच्चे आ सकते हैं, कितने छोटे बच्चे आ सकते हैं। तो वो मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह शो होना चाहिए, वरना तो क्या फायदा तुम ये सब पढ़ रहे हो। अरे भाई, जब तुम चांसेस ही नहीं बता सकते किसी एनिमल के अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारे जेनेटिक्स पढ़ने का? नहीं समझ में आया भाई? आ जब रहा है जब तो। जब कोई भी पेरेंट, मान लो कोई भी लड़की या लड़का देखने के लिए जाते हैं, तो वो देखने क्यों, शादी से पहले ये सब देखा क्यों जाता है? क्योंकि वो चेक करते हैं ना कि कोई भी ऐसी कमी ना हो जो आने वाली जनरेशन को नुकसान हो जाए। समझ में आया? अगर अगर लड़की Yes मान लो sir। बहुत ज्यादा लंबी है, हाइट वाली है, तो उसके लिए लड़का छोटा सा देखते हैं कि नहीं नहीं बैलेंस हो जाएगा, बेबी भी छोटा आएगा तो अच्छा रहेगा ना, एकदम ठीक ठाक सा। ऐसा नहीं होता है। पता लगे लड़की लेकर आ रही है लड़के को गोदी में कि देखो आओ चल चलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इसीलिए तो इस चीजें इसलिए क्रॉस चेक की जाती है, ठीक है ना? वो आगे वाली जनरेशन का ध्यान रखती है फैमिली। नहीं आ रहा कुछ समझ में, इतना आ समझ में रहा है तो। आ गया? तो ये सारे क्या है, तो ये सारे एक जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर है कि वो अपनी रेप्लिका प्रोड्यूस करना चाहिए अपनी, जैसे डीएनए बनाएगा तभी तो सेल बढ़ेंगे आगे। वो स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चरली, वो स्लो चेंजेस के लिए स्कोप प्रोवाइड करे और अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह एक्सप्रेस कर पाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो नो। सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया था No हमारे sir। पास ना दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक था डीएनए और एक था आरएनए, राइट? यस और नो? यस सर। तो यस डीएनए सर। और आरएनए मेरे Yes पास sir। दो टाइप के होते हैं, तो मुझे एक बात सर बताओ। ऊपर मत हाँ, करो सर। अच्छा अच्छा सॉरी। तो डीएनए और एक आरएनए, तो आरएनए के अंदर सर कौन थोड़ा सी शुगर आई नीचे थी, याद करो। आया? राइबोज शुगर। भाई आरएनए के अंदर कौन सी शुगर आई पे थी, याद आया? राइबोज हाँ। शुगर। पेंटोज थी 5 कार्बन की, दोनों में पेंटोज शुगर थी, राइबोस लेकिन हाँ। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर थी और हाँ हाँ डीएनए के हाँ। अंदर डीऑक्सी शुगर थी, याद आया? देखो यस डीएनए में सर। क्या है, डीऑक्सी डीऑक्सी। राइबोस हाँ तो सर। एक ऑक्सीजन की कमी किसमें है, डीएनए में है या आरएनए में है? एक ऑक्सीजन की कमी डीएनए में। डीएनए में। डीएनए में, डीएनए का जो शुगर है वहां हाँ पे। डीएनए देखो में। अब सारे ध्यान सुन ले, डीएनए का जो वो है ना, राइबोज मतलब पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिर्फ एक ही ओएच होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आरएनए का, तो आरएनए के अंदर 2 ओएच होते हैं, ठीक है? तो जितने, अब देखो ये मेरे पास 2 ओएच किसके पास है, आरएनए के पास, राइट? तो इसी की वजह से ये क्या होता है, काफी रिएक्टिव हो जाता है। और जो रिएक्टिव होता है, तो इसलिए कभी कभी ना एक क्वेश्चन आता है कि बताओ जो आरएनए होता है, आरएनए को हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आरएनए को हम कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, उसमें 2 ओएच ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 OH ग्रुप होने की वजह से वो रिएक्टिव हो जाता है, और रिएक्टिव हो जाएगा तो इट कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। लेकिन क्या डीएनए रिएक्टिव है? आइए मैंने ऊपर लिखवाया, नो नहीं। सर। क्या डीएनए रिएक्टिव है? नहीं, नहीं डीएनए के सर। पास सिर्फ एक ही OH है, नहीं और वो OH भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब डीएनए स्टेबल हुआ या रिएक्टिव हुआ? टेबल। स्टेबल। तो सर। कौन सा डीएनए वाला स्टेबल है। आउट ऑफ डीएनए एंड आरएनए विच वन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट? आरएनए। 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 एंड व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि वो अनस्टेबल है। क्योंकि हाँ अनस्टेबल डीएनए है, मतलब लेकिन रिएक्टिव है। हाँ आरएनए इट हैज, हाँ और अनस्टेबल टाइप भी बोल रिएक्टिव। सकते हो, अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव ही होता है। अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, और यू कैन से इट हैज 2 OH, राइट? 2 OH ग्रुप ऑन द पेंटोज शुगर। यस और नो एवरीबॉडी? यस। देखो डीएनए के बारे में हमें यस। सबको पता है, लेकिन अगर मैं आरएनए की बात करता हूँ ना, देखो आरएनए का एक वर्ल्ड है पूरा अपने आप में। अब आरएनए ना मेरे 3 टाइप के होते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अभी ना एक्चुअली जब मैं एक टॉपिक बताऊंगा तो मैं ट्रांसलेशन, तो वहां पे तुम्हें ये ज्यादा चीज समझ में आएगी। तो आरएनए अभी के लिए ध्यान रखो, मेरे पास कितने टाइप के आरएनए हैं, 3। एक है टीआरएनए, एक है एमआरएनए, और एक है आरआरएनए, ठीक है भाई? तो ये पहले समझ लो, ये 3 टाइप के और एक और होता है एचएनआरएनए,
वही बताऊंगा, वो आएगा एक्चुअली जब आने वाले टाइम में प्रोसेस आने वाला है HNRNA। लेकिन अभी के लिए तुम्हें 3 RNA याद रखने हैं। T का मतलब क्या है, ट्रांसफर RNA। M का मतलब क्या है, मैसेंजर RNA। और R का मतलब क्या है, राइबोसोमल RNA। राइट, क्या बोला मैंने? T का मतलब ट्रांसफर ट्रांसफर RNA। आरएनए, M का मतलब मैसेंजर। मैसेज आ रहे हैं। हाँ, और इसका मतलब R का मतलब राइबोसोमल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान सुनना, देखो स्टोरी से मैं सब बता दूंगा। तुमको तुम्हारे पेरेंट्स से क्या मिला है? DNA मिला है। डीएनए तुम मिला। सबको तुम्हारे पेरेंट्स से DNA मिला, तुम बहुत छोटे थे। और तुम आज इतने बड़े हो गए हो, एकदम 15 16 17 साल के। और आज तुम्हारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन है वो सब तुम्हारे पेरेंट्स से मैच करता है थोड़ा बहुत, यस और नो? कुछ कैरेक्टर तुम्हारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टर तुम्हारे मदर से मैच करते हैं, यस और नो? यस सर। यस, व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए सबसे मिलके क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। फिर एमआरएनए से मिलके प्रोटीन बनता है। कुछ याद आया? मैंने तुम्हें एक दिन सेंट्रल डोगमा बताया था कि जितना भी तुम्हारी बॉडी में डीएनए आया है तो उस डीएनए से क्या बनता है, उससे बनता है एमआरएनए। फिर इस एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। याद आया? बताया था मैंने ऐसा कुछ? विदुषी, सुकृति, कुछ याद है? यस सर। तो ये ट्रांसक्रिप्शन था, ये ट्रांसलेशन था। तो जब भी तुम्हारी वो तुम्हारे घर से तुम्हें डीएनए तो मिल गया। अब देखो, अब डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता जाएगा? देखो, जितना भी तुम खाना खाते हो, तुम्हारी कहते हैं ना बॉडी में लग नहीं रहा, या लग रहा है बॉडी में बहुत ज्यादा लगता है, तो तुरंत एक बर्गर खाता है, बताओ अगले दिन मोटा हो जाता है। इसका मतलब, तो जितना भी तुम ये सब खाना वाना खाते हो, तो देखो क्या होगा, जितना भी बॉडी में तुमने खाना खाया तो तुम्हारी बॉडी में अमाइनो एसिड बन जाएंगे। भाई अगर तुम दाल वाल खाते हो, दाल के अंदर अमाइनो एसिड होता ही नहीं होता, तो होता तुम्हारी है। बॉडी में अमाइनो एसिड आ गए। अब देखो होगा क्या, अब तुम्हारी बॉडी में ना एक्चुअली क्या होता है, ये डीएनए, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। इस डीएनए का यूज करके ना एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनकर आता है, और उसी आरएनए को हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। तो बताओ तुम सबका डीएनए सेम है? बताओ तुम नहीं। सबका नहीं। तो नहीं, तुम सबका डीएनए अगर अलग अलग है, तो तुम सबका जो डीएनए से एमआरएनए बनकर आएगा, क्या वो सेम होगा? नहीं। नहीं। तो बताओ जैसा डीएनए होगा उसी टाइप का तो एमआरएनए बनकर आएगा, स्पेसिफिक, यस और नो? यस यस सर। तो बताओ ये मैसेज लेकर आ रहा नहीं आ रहा डीएनए से? ये एक पर्टिकुलर डीएनए से अपने ही टाइप का एक मैसेज लेकर आ रहा नहीं आ रहा, ये एमआरएनए। यहाँ पे दो, मतलब एक डीएनए था, डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो ये एक स्ट्रैंड का यूज करके क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। तो बताओ ये एमआरएनए डीएनए का मैसेज अपने अंदर लेकर आया नहीं आया, कि मैं इस टाइप का डीएनए हूँ, इस टाइप का एमआरएनए बन गया मैं डीएनए से। आया सर। भाई जिस तरीके से तुम अपने पेरेंट्स के मैसेज को शो कर रहे हो, जैसे मान लो तो बोल दिया जाए कि 31 दिसंबर को तुम्हारे घर में पूजा होती है, तो बताओ नए आगे जितनी भी जनरेशन आएंगी तुम उसको मेंटेन करके करते हो नहीं करते हो, कि हमारे घर में होता है ये काम? यस सर। तो ये मैसेज, ये एक तरह से मैसेज है या नहीं, तुम्हारे परिवार की परंपरा का मैसेज। उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में जो डीएनए है, तो ये डीएनए से क्या बनकर आया, एमआरएनए बनकर आया। तो ये बताओ ये एमआरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड है, ये डीएनए से मैसेज को लेकर आया नहीं आया? आया सर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एमआरएनए। अब देखो, अब तुम्हारे पास ना ये एमआरएनए आ गया, ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखो प्रोटीन कैसे, अब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। अब देखो तुमने जितना भी खाना खाया है ना, उससे तुम्हारी बॉडी में अमाइनो एसिड आ गया है। तो अब ये जो अमाइनो एसिड है ना, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं यार। सेरीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, बहुत सारे, एलेनिन, सेरीन, ठीक है, बहुत सारे टाइप के, ग्लाइसिन, ये बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में। तो अब हर किसी की बॉडी में जो ये स्किन है ना, ये सीक्वेंस से बनती है। मान लो मेरी बॉडी में सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है, मेरा जो प्रोटीन है, यहाँ पे पहला ग्लाइसिन हो, फिर एलेनिन हो, फिर ट्रिप्टोफैन हो, फिर मेथियोनिन हो, ठीक है? तो इससे मेरी स्किन बनी, इससे मेरी पूरी बॉडी बनी। मान लो तुम्हारी बॉडी में क्या है, सबसे पहले हिस्टिडीन हो, फिर ट्रिप्टोफैन हो, फिर एस्पार्टिक एसिड हो, फिर ग्लूटामिक एसिड हो, ठीक है, फिर एस्पार्टिक एसिड अगेन। तो बताओ सीक्वेंस सबका सेम होता है या अलग होता है? अरे अलग होता है, तभी तो सबका प्रोटीन अलग है। क्या तुम्हारी शक्ल मेरी जैसी है, तुम्हारी शक्ल मेरी जैसी है? नहीं, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अलग है, क्योंकि डीएनए अलग है, और तुम्हारी बॉडी का सीक्वेंस अलग है, क्योंकि तुम्हारा डीएनए अलग है। आया समझ में? यस सर। तो इसका मतलब अब इस एमआरएनए के ऊपर पता है क्या होगा, देखो, अब तुम्हारी बॉडी, तुमने जितना भी खाना खाया ना, तो तुम्हारी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या चल रहे हैं, अमाइनो एसिड घूम रहे हैं अलग अलग। सेरीन, लियोसिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ये बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड है।
तो क्या होगा, ये टीआरएनए ना ये साइटोप्लाज्म से लेकर, देखो टीआरएनए ना ऐसा होता है, क्रॉस देखा है वो भगवान जी वाला, ये क्रिश्चियंस का, यस सर। हाँ तो ये क्रिश्चियन। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को ना इन सब के ऊपर लेकर आएगा, टीआरएनए के ऊपर। देखो ये प्रोसेस ना मैं बाद में बताऊंगा, वो इस प्रोसेस का पूरा नाम है ट्रांसलेशन, तो अभी बस रफली बता रहा हूँ मैं। तो ये सारे के सारे टीआरएनए क्या करते हैं, इन अमाइनो एसिड को लेकर आते रहेंगे यहाँ पे, और ये फाइनली एक चेन बनाएंगे अमाइनो एसिड की। अगर भाई अमाइनो एसिड की चेन बन गई तो बताओ वो प्रोटीन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे पता है ना ये बात, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से। तो बताओ ये टीआरएनए बताओ साइटोप्लाज्म से इस एमआरएनए के ऊपर लेकर आए नहीं आए? तो इसे ही तो बोलते हैं ट्रांसफर। जितना भी तुम खाना खा रहे हो, जितना भी तुम्हें अमाइनो एसिड मिल रहा है, तो वो ट्रांसफर कौन करवाएगा एमआरएनए के ऊपर, उसका टीआरएनए करवाएगा ये। ठीक है, तो टीआरएनए क्या करते हैं भाई, अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके इस एमआरएनए के ऊपर लाएंगे नहीं लाएंगे, यस और नो? यस सर। दोषी। तो टीआरएनए जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्या करता है, अपने एक साइड पे किसको अटैच कर लेता है, उस अमाइनो एसिड को, और फिर वो किसके ऊपर लेकर आएंगे उसे, फाइनली इस एमआरएनए के ऊपर लेकर आएंगे। एनी डाउट इन दिस? ये कोडिंग का बहुत बड़ा रोल है, मैं जब ट्रांसलेशन करवाऊंगा तब समझ में आएगा डिटेल में। अब बच्चे कहते हैं सर ये आरआरएनए क्या है? अरे आरआरएनए बहुत इजी है। देखो अब आरआरएनए क्या करता है, देखो ये प्रोसेस ना आगे तभी बढ़ेगा जब इस पूरे प्रोसेस को कैटलाइज किया जाएगा आरआरएनए से। तो ये चलता रहता है साथ साथ, ये बर्गर जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो मेरे पास तुम देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड आरआरएनए। तुम्हें सुना होगा ना जब तुम 11th सॉरी 9th क्लास में थे कि राइबोसोम्स हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, सुना है कभी? राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में हेल्प करते हैं। तो कैसे, क्योंकि ये इस प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं। तो जो मेरे पास आरआरएनए है, ये पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करेगा, तभी आगे जाके प्रोटीन बन पाता है। तो कैटलिस्ट जैसा काम ये आरआरएनए करता है, आगे बढ़ता जाएगा और ये लोग अमाइनो एसिड को जोड़ते रहेंगे, और इससे ही बन जाएगा मेरे पास फाइनली ये प्रोटीन की चेन। तो ये प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं ट्रांसलेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ सुकृति, ये सबसे पहले मुझे बताओ, ये व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमआरएनए? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एमआरएनए? सर अभी बताया ना मैं थोड़ी देर पहले, नीचे लिखा हुई तो है। प्रोटीन बनाने में अच्छा अनन्या तुम बताओ एमआरएनए क्या होता है? प्रोटीन बनाने में प्रोटीन बना रहे हैं, वेरी गुड। इससे साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना समझ में आता है। विदुषी, विदुषी यस सर। ये एमआरएनए क्या होता है? सर तो जब डीएनए से प्रोटीन बनाता है तो डीएनए से प्रोटीन या डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा? एमआरएनए, हाँ हाँ सॉरी डीएनए। तो ये क्या, ये मैंने क्या बताया था एमआरएनए का? मैंने बताया था ना कि ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, यस सर। अभी बताया था नहीं बताया था? तो डीएनए से इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास सेम डीएनए अलग अलग डीएनए है, मैंने अभी बताया था तुझे पहले। तो अलग अलग डीएनए, तो तुम्हारी बॉडी का जो एमआरएनए बनेगा वो सबका सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग। ऑफ कोर्स अलग अलग होगा, राइट। तो ये जो मेरे पास है पूरा का पूरा इस तरीके से एमआरएनए टीआरएनए, तो ये इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन बनकर आएगी मेरे पास वो कैसी होगी, सबकी अलग अलग होगी। तभी तो तुम सबका प्रोटीन अलग अलग है, कोई अलग तरीके का है कोई अलग तरीके का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये बताओ ये आरआरएनए क्या करता है? आरआरएनए वेरी गुड, इससे साफ समझ में आ रहा है मुझे, कितना समझ में आ रहा है तुम्हें? प्रोटीन सिंथेसिस में अभी मैंने बताया था आरआरएनए कैटलिस्ट जैसा काम करता है। जब ये अमाइनो एसिड मिलके जुड़ जाते हैं तो वो उसका काम कैटलिस्ट जैसा करवाता है। ठीक है, और ये टीआरएनए क्या करवाता है? बहुत खुशी की बात है, साफ साफ सब पता लग चुका है कि कितना तुम लोगों को समझ में आया अपने आप में। अच्छा जरा एक बार बताना विदुषी, मैंने अभी क्या बोला, ये एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है? वो डिफरेंट। क्या डिफरेंट? एक मिनट सर हमारे सबके प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ,
तो वही काम होता है उसका। मैंने बताया था ना, हर किसी का डीएनए अलग है, तो हाँ डीएनए से एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि इस टाइप का आगे जाके अलग प्रोटीन बनना है। तो वो इंफॉर्मेशन को लेकर आने का काम किसका है मेरे पास? mRNA। उस एमआरएनए का। डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है पहले। ठीक है, यस गॉट इट सुकृति? यस सर। अच्छा, ये टीआरएनए का फंक्शन क्या बताया मैंने? सर ये ट्रांसफर उसमें हेल्प करते हैं ना सर। किस चीज में? अरे अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर हाँ एमआरएनए के ऊपर लाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो लेकर आएगा उसके ऊपर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस ठीक है, तो अब एक बार मैं जरा दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से। वैसे तो एनिमेशन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसका थोड़ा टिपिकल होता है, बट स्टिल आई होप कि तुम्हें कंटेंट सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो आरएनए वैसे होते कितने टाइप के हैं? 3 आरएनए कितने टाइप के होते हैं वैसे? 3 3 टाइप के। 3 ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ये चीज आई हो तुम लोगों को दिख रही होगी। यस, दिख रही है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? एमआरएनए के बारे में बता रहा है, राइट? मैसेंजर आरएनए। तो मैंने बताया ना कि ये मैसेज लेकर आया है डीएनए से प्रोटीन के लिए कि तुम्हारी बॉडी में किस टाइप का ये होना चाहिए प्रोटीन। तो उसके लिए मैसेज लेकर आया, नहीं आया? देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है सब बच्चों को? यस यस तो देखो हमारी बॉडी में ये लेकर आया है। और आरएमआरएनए क्या होता है? सबसे डिस्कस टाइप होता है। तो हम, और ये एमआरएनए क्या करता है? जेनेटिक टेम्पलेट की तरह काम करता है। देखो सिंपल सा इसने क्या बोला, डीएनए हमारी बॉडी में वो चीज है जो इंफॉर्मेशन देता है कि तुम्हारी बॉडी में किस टाइप का प्रोटीन बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि विदुषी है, विदुषी का विदुषी मान लो बहुत गोरी है, सपोज करो बहुत ज्यादा गोरी है। ठीक है, तो और कुछ इतना नहीं है, तो इसका मतलब विदुषी के अंदर डीएनए कंटेंट क्या हुआ है? थोड़ा सा डिफर हुआ होगा, तभी तो इस टाइप का प्रोटीन आया। यस और नो? यस अगर कुछ सर। से कंपेयर करूंगा तो विदुषी, जैसे मान लो विदुषी का एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल क्या है? तो इसका जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और जो कुश का स्ट्रक्चर है, या और कोई भी होगा, मान लो मैं बात करूँ अनन्या का, सुकृति का, तो तुम सबका प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सेम नहीं है। स्किन मैच करेंगे तो सब फर्क आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डीएनए। तुम्हारी बॉडी का डीएनए चेंज है, तो वैसी इंफॉर्मेशन आएगी प्रोटीन के लिए भी। गॉट इट? यस का सर। ठीक है, तो वो किसका काम था? किसका काम था ये भी जो मैंने बताया? mRNA किसका आरएनए? कौन सा आरएनए? mRNA। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारी हालत चल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कुछ समझ कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये टीआरएनए का क्या फंक्शन बताया मैंने अभी? ट्रांसफर। हाँ, जो अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, राइट? तो देखो एमआरएनए मेरे पास क्या होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है। सारे बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत आता है। सारे बच्चे ध्यान से सुने। देखो देखो देखो, देखो ये चेन दिख रही है जिसके ऊपर ये इस तरीके से ये स्काई ब्लू कलर की चेन दिख रही है, ये जिसपे ये लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए। देखो यहाँ पे हाँ दिख रही है ये चेन? यस हाँ, और देखो ये ऊपर दिख रहा है ये टीआरएनए, ऐसा स्ट्रक्चर टीआरएनए, हाँ येलो यस येलो कलर का। तो देखो येलो येलो कलर के ऊपर ये प्रोटीन दिख रहे हैं बहुत सारे, ट्रिप्सिन, हाँ लाइसिन, एस्पिरिन, फेनाइलएलनिन। देख रहे हो ऊपर ऊपर पिंक पिंक कलर का? और ये जो चॉकलेटी से कलर का है, गंदे से कलर का, पीछे देखो लिखा है ना राइबोसोम। हाँ, तो ये क्या है? राइबोसोम आरआरएनए। ये स्काई ब्लू कलर का क्या है? एमआरएनए। और ये येलो येलो कलर का क्या है? टीआरएनए। तो देखो टीआरएनए क्या लेकर आया है? अमाइनो एसिड लेकर आया, नहीं आया? यस और नो? यस सर। और टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सारे बच्चे देख लो, क्रिस क्रॉस जैसा। ये इसको हम टी शेप बोलते हैं। टी शेप जैसी है नहीं इतनी खास, लेकिन इसको हम टी शेप बोलते हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा सुकृति? यस सर। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किस तरीके से? ऐसे करके, इस तरीके से। क्या हुआ? इतना गंदा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? हाँ, अरे कुछ नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनाना, वो तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना। बस ऐसे करना है, इस तरीके से सीधा। मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं ढंग से नहीं बना पाया। तो इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपरली। तो ये क्या है मेरे पास? टीआरएनए। यार ठीक है भाई, तो इसके ऊपर क्या अटैच होगा यहाँ पे? अरे वो अमाइनो एसिड। और यहाँ पे होती है कोडिंग, वो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, कोडिंग जब मैं कराऊंगा तब आएगा। तो अभी के लिए ये क्या है मेरे पास? टीआरएनए। इसको इस तरीके से कर, ठीक है भाई। तो अनन्या, हाँ,
तो टीआरएनए और आरआरएनए में क्या फर्क है अनन्या? सर टीआरएनए में ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड टू साइटोप्लाज्म। हाँ, हाँ, और आरआरएनए आरआरएनए कैटलिस्ट की तरह कंबाइन करता है ना वो तो। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आरआरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, गुड। तो ये था हमारे पास आरएनए के बारे में, ठीक है। आरएनए 3 टाइप के होते हैं और आइए उसको फंक्शन में आ चुका होगा। अब देखो, अब ना मेरे पास 2 साइंटिस्ट है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो अभी तुमने क्या देखा बताओ, अगर मेरे पास एक डीएनए है तो थोड़े दिनों बाद वो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे नहीं बनेंगे? जरा बात बताना एक बार। बनेंगे सर। फिर 2 डीएनए से कितने बनेंगे? 4। फिर 4 4 से 8। तो इस तरीके से तो होता है कि भाई, इस तरीके से तो रेप्लिकेशन होता होगा, तभी तो आगे जाके तुम्हारे सेल बड़े होते होंगे। भाई अगर एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर का कंटेंट जो होगा, जो डीएनए होगा, वो भी तो बढ़ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना ये तो। यस सर। इसका मतलब जैसे हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे जैसे डीएनए बड़ा होता जाएगा तो इस तरीके से मेरे पास कंपोनेंट भी तो होते जाएंगे। फिर इस तरीके से ये वाले डीएनए भी डिवाइड करेंगे। ओके, गॉट इट? ओके। यस सर। अब देखो होता क्या है, अब ना ये लोग आए तो लोग बोलते थे कि अब लोग एक आदमी ने, जैसे मान लो विधानसभा चल रही थी, उसने पूछ भी लिया कि भाई एक बात बताओ, ये डीएनए 2 हो गए, कैसे हो गए? ये कैसे हुए 2 डीएनए? हमने इतना तो पढ़ा है कि 2 लोग होते हैं तो चलो एक एक्स्ट्रा और हो जाता है बेबी, वो तो पता है हमें। लेकिन ये क्या कहाँ लॉजिक है कि अकेले से 2 बन गए? ये नहीं पढ़ा हमने कहीं पे भी कि एक इंसान से 2 बन जाए। पहली बात तो वो इंसान की बात नहीं कर रहा है, वो डीएनए की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि एक डीएनए से वो 2 डीएनए हो कैसे गए? ऐसे कैसे हो गए भाई? अपने आप हो गए या बीच में से कट गए? मल्टीप्लाई हो रहा क्या मल्टीप्लाई हो गए? मल्टीप्लाई ऐसे कैसे हो गए? मतलब कहाँ से हुए मल्टीप्लाई? ऐसे करके मल्टीप्लाई हुए या ऐसे करके हुए? ऐसे? अच्छा, ऐसे उस पे आगे 2 है। लग गया। सर सोचना दो सर, सोचना। हाँ सोचो सोचो, उसके आगे 2 लग गया होगा ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए वो 2 हो गए, ठीक है। अब कोई अगर 5 लगाए तो 5 बार हो जाते, ठीक है। सर क्वेश्चन क्या था आपका? एक डीएनए से ये 2 डीएनए कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या फिनोमिना होता है? अगर नया डीएनए बन रहा है तो ये किस तरीके से 1 से 2 हो गए? क्या हुआ ऐसा? ये डीएनए बीच में से टूट गया इसलिए ये 2 हो गए, या ये इसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये खुल गया, कैसे? मतलब नया आ गया, सर कैसे फिर हुआ? तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया ना हाँ अगर तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता ही नहीं है ना। नहीं सर। तो फिर अब सोचो। सर रेप्लिका। हाँ तो मैं बताता हूँ, देखो क्या हुआ। अब इस चीज को समझाने के लिए ना, इसका नेचर कैसा होता है, तो मेरे पास 2 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था मेसेल्सन और एक का नाम था स्टॉल, ठीक है। स्टॉल नहीं कि स्टॉल पे जा रही हूँ मैं, तो ये स्टॉल पे जा रहा हूँ, स्टॉल, ठीक है। प्यार से बोलना है, मेसेल्सन एंड स्टॉल। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या बोला कि देखो हम बताते हैं, चिंता मत करो, हम हैं अभी जिंदा हैं। तो उन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने ना एक डीएनए लिया। सारे बच्चे ध्यान से देखना। तो इन्होंने इन्होंने जब एक डीएनए लिया इस तरीके से, क्या बोल रही हो अनन्या? सर अभी भी जिंदा है। नहीं नहीं नहीं, मर गए हैं। तो ये इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने ऐसे डीएनए लिया, ठीक है। अभी जब इन्होंने एक डीएनए लिया तो इन्होंने ना क्या करा, अच्छा देखो, जैसे मान लो होली है, होली पे तुमने व्हाइट कलर का कुछ पहन रखा है, मान लो जैसे कुछ भी है, मान लो व्हाइट एक नैपकिन है, नैपकिन है, या मान लो कोई भी एक ऐसा हैंकी है या चुन्नी उन्नी टाइप का कुछ भी है, व्हाइट कलर का है, राइट। तो तुमने देखो, ओ सब लोग होली खेल रहे हैं, तुमने देखा बाल्टी के अंदर क्या है, गुलाल का पानी है, पिंक कलर का है तुम्हारा फेवरेट। तो अगर मान लो किसी ने तुम्हारे ऊपर वो पिंक कलर का ऐसे फेंक के मार दिया, तो तुम्हारी जो व्हाइट कलर की जो चुन्नी होगी वो किस कलर में हो जाएगी, जरा बताना एक बार। पिंक। पक्का पिंक कलर में हो जाएगी, यस और नो? यस सर। इसका मतलब सफेद कपड़े को जिसके अंदर भी डालेंगे, जिस भी कलर के अंदर, वो कपड़ा वैसा ही हो जाएगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो हमने ना क्या करा, इस वाले डीएनए को ना हमने एक मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, और उस मीडियम में क्या रखा हुआ था, N15 एलिमेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो ये डीएनए बड़ा होता जाएगा तो इसका ये वाला फ्रेगमेंट भी क्या होगा, N15 का, और इसका ये वाला फ्रेगमेंट भी क्या होगा, N15 का, यस और नो? यस सर। भाई जिस मीडियम, देखो मैंने क्या लिया, मैंने एक मीडियम डाला, उसका नाम था अमोनियम क्लोराइड, अभी क्या था जस्ट। तो अमोनियम क्लोराइड में क्या है, N15 होता है मेरे पास, ठीक है। एक मीडियम है मेरे पास NH4Cl N15, तो मेरे पास ये वाला कंटेंट है, ठीक है।
तो मैंने इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया, तो उसके अंदर डीएनए तो हो गई। तो बताओ इस दोनों डीएनए कितने हो जाएंगे मेरे पास, N15 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? मुझे एक बात बताओ सुकृति, तुम्हारा सरनेम क्या है? राय। हाँ, तो जैसे मान लो सुकृति राय फैमिली के अंदर हुई है, तो सुकृति का क्या लग गया? राय लग गया। अरे यस और नो? मान लो विदुषी है, विदुषी मान लो अगर मान लो कोई खन्ना फैमिली है, खन्ना फैमिली तो विदुषी का क्या लगता? खन्ना लग जाता। इसका मतलब तुम लोग जिस फैमिली में रह रहे हो तो उसी के फैमिली का आगे तो टैग लगेगा, यस और नो? यस सर। ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये जो डीएनए है इसको कौन से मीडियम में ग्रो किया गया है? NH4 में। तो ऑब्वियसली बात है इसका ये वाला स्ट्रैंड भी क्या होगा? N15, और ये वाला स्ट्रैंड भी क्या होगा? N15, यस और नो? अब हमने क्या करा, इस वाले बैक्टीरिया को मतलब जिसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है, अब हमने उसे किसके अंदर डाल दिया? हमने उसे डाल दिया, उसके अंदर था NH4, अब हमने उसे उस मीडियम में डाल दिया क्या? NH4Cl। अभी भी यही है, लेकिन अब वो N15 वाला N नहीं है, वो 14 वाला N है। तो जब अब N14 वाला, अब मुझे बताओ, अभी देखो ये हमने देखो क्या देखा कि डीएनए कैसे कैसे बड़ा होता है। देखो जब ये डीएनए आगे जाके 1 से 2 डीएनए बनेगा ना, तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले ना ये हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ता है अपने। अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर को तोड़ेगा तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? देखो एक स्ट्रक्चर ये अलग हो जाएगा इससे, और एक ये वाला दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से अलग हो जाएगा। देख रहे हो? बताओ ये दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर, ये 1 और ये 2, ये दोनों अलग हो गए नहीं हो गए? हो गए। देखो एक बार जो रंग गया वो रंग वैसा ही रहेगा, चाहे तुम अब उसे किसी में भी डालो, एक बार जो जैसा हो गया वैसा ही रहेगा। देखो अब ये जो अलग हुआ, तो बताना इसके ऊपर कौन सा कलर था, N14 का या N15 का? सुनो मैंने क्या बोला है, अगर एक बार ये कलर हो गया तो वैसे रहेगा। इस पे कौन सा कलर हो रखा है? N15 का हो रखा है ना, तो ये तो N15 ही रहेगा, यस और नो? और ये भी क्या था मेरे पास N15 का, तो ये भी क्या है? N15 का, राइट? लेकिन अब तुम्हें पता है डीएनए ऐसा तो होता नहीं है, तो इसके ऊपर एक नया नया वो आएगा। तो जब इसके ऊपर एक नया आएगा, एक सेकेंड, हेलो, हाँ स्वस्तिका, गुड आफ्टरनून। हाँ एक सेकंड बताता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी बायो की। हाँ बताता हूँ मेरे जॉब, अभी अभी नहीं है तुम्हारी क्लास, अभी मैं अभी जो बात करता हूँ 12th क्लास में। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था, ये मेरे पास N15 है और ये भी मेरे पास क्या है? N15 है, राइट? तो देखो अब जो नया डीएनए आएगा वो बताना किस मीडियम में है। अभी तक कोई नया डीएनए नहीं आया, लेकिन अब उसके लिए कौन सा मीडियम मिलेगा मुझे? NH4, राइट? अरे यार एक बात बताओ, एक को कोई भी एक लड़की थी मान लो, ठीक है, तो उसके पीछे क्या नाम लगता है मान लो, कुछ भी चौधरी लगता है, ठीक है, वो चौधरी खानदान में हुई, ठीक है भाई, तो इसका नाम है मान लो नीना चौधरी, सपोज करो। तो अब आगे जाके इसकी शादी हो गई मान लो नागर वाली फैमिली में, तो अब जब मान लो जब इसके बेबी होगा मान लो अर्जुन, तो अब अर्जुन के आगे चौधरी लगेगा या नागर लगेगा, जरा बताना एक बार। नागर। नागर लगेगा ना, तो वही वाली बात है। तो इसकी जो ये डीएनए में N15 है, लेकिन अब अभी कौन सी फैमिली में चले गए? N14 वाले में। तो अब जो नया फ्रेगमेंट बनकर आया डीएनए का इसके ऊपर, तो ये नया फ्रेगमेंट कौन सा वाला है, 14 या 15? 14। तो इसका मतलब ये 14 बन जाएगा, यस और नो? N14। यस यस सर। ऐसे ये वाला भी क्या बन जाएगा, कैन आई से N14, यस और नो? तो इसका मतलब ये एक डीएनए अब मेरे पास क्या बन जाएगा, तो बताओ एक ही जो मेरे पास नए डीएनए आए हैं, तो उस नए डीएनए के अंदर क्या है मेरे पास, जरा बताओ एक बार। अब जो देखो पहले मेरे पास एक डीएनए था, उस पे दोनों के दोनों फ्रेगमेंट किसके थे? N15। यस, तो अब उस पे दोनों के दोनों फ्रेगमेंट, एक मिनट में तेरा पिक भेज दूं उसको, वो हो जाएगा वरना। हाँ, तो लेकिन अब जो दो, अब देखो एक डीएनए से 2 डीएनए आ गए, यस और नो? यस सर। तो उस पे दोनों के दोनों अब क्या एक जैसे ही हैं या अलग अलग हो गए? अलग अलग। अलग अलग। तो अब अच्छा ठीक है, ये अब मुझे एक बात बताओ, अब मान लो तुम्हें समझ में आ गया कि एक डीएनए से वो 2 कैसे बन गए थे, क्योंकि वो एक ही डीएनए से अलग होता है और फिर नया डीएनए उसके पास आता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको क्या करा, फिर से मैंने इसको सेम मीडियम में रखा, मैंने इसे फिर से क्या रखा, NH मतलब N14 सेम मीडियम में रखा। तो अब अगर देखो, अब इसका मतलब जैसे नागर फैमिली था ना, जब इसके बेबी हुआ, अब ये नागर फैमिली का वाला लड़का है, सोचो ध्यान से, लड़का था,
तो जब इसकी शादी हुई तो जब इसके बेबी होंगे तो उसकी बेबी नागर लगाएंगे या चौधरी लगाएंगे? नागर। नागर। सोचो सोचो, क्योंकि ये नागर है ना, तो ये तो हाँ। इसकी फैमिली तो आएंगे, तो जो बेबी होगा बेबी के भी आगे नागर लगेगा। सेम वही वाली बात है। NH4Cl था, इसको भी हमने मीडियम चेंज नहीं किया, मीडियम भी क्या है NH4Cl14 ही लगा हुआ है। तो अब जरा बताना कितने डीएनए अलग हो जाएंगे? सोचो सोचो। पहले पहले भाई सारे डीएनए सेपरेट होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हुए थे, चार तो अब 4 होंगे ना। देखो सबसे पहले मेरे पास ये होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो ये कौन सा वाला है, N14 या 15? N15 वेरी गुड। अच्छा ये वाला इस सेल वाला भी देख लो एक बार, ये वाला भी क्या है मेरे पास, ये भी कौन सा होगा मेरे पास, N। N15 अच्छा और डीएनए कौन सा वाला सेपरेट होगा? N14 ये वाला क्या है मेरे पास, N14 वाला। समझ नहीं आ रहा क्या सुकृति? आ गए सर। अच्छा और इस साइड भी क्या आएगा, ये वाला कौन सा होगा? N14 ये वाला 14। होगा N14 वाला। अच्छा क्या ये 4 डीएनए बन गई या अभी कुछ कमी है? अरे बताया था ना पूरा डीएनए भी तो बनाओगे, ये तो पूरा पेरेंटल वाला है ना, कुछ नया डीएनए भी तो बनेगा। यस तुम्हारी बॉडी में नए डीएनए भी तो बनते हैं, तो पुराने पुराने के पार्ट है। अब देखो, तो अब देखो होगा क्या, अब ये भी 14 वाला है, तो बताओ सबके अंदर अब नए नए कौन से वाले आएंगे? 14 वाले, राइट। 14। तो इसका मतलब अब जितने भी आएंगे वो मेरे पास 14 वाले आएंगे, तो सबके ऊपर 14 वाले लगा दे। बताया था ना कि जो भी, जैसे यस चुन्नी बताया था, तो जिस कलर में हो जाएगी वो वैसी आएगी। अब इन सब में क्या आ गया, N14 वाले आ गए, देख रहे हो इस तरीके से, यस और नो? तो बताना इस पहले वाले डीएनए में, इस पहले वाले डीएनए में कौन कौन से 2 फ्रेगमेंट है, एक है N15 और एक है N14, यस और नो? यस सर। अच्छा इसके दोनों में क्या है, N14 N14। अच्छा इसके में भी दोनों क्या है, N14 N14, और इसके में क्या है, N15 और N14। यस यस, एक में एक में मतलब N15 और ये वाला क्या है मेरे पास, N14, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा पेरेंटल दादाजी वाले डीएनए देखो, दादाजी वाला डीएनए देखना एक बार, दादाजी वाला डीएनए थे N15 राइट, ये रहा दादाजी वाला। अब जरा देखो ये वाला, क्या क्या एक भी डीएनए N15 वाला आया है? नो देखो ध्यान से, एक भी डीएनए क्या सेम डिट्टो दादाजी जैसा आया है? नो सर। नहीं आया, क्योंकि मीडियम चेंज था इसका। अच्छा देखो मुझे तो, क्या क्या ऐसे डीएनए आए हैं जिसमें N15 बिल्कुल भी नहीं है? सर। अबे हाँ ध्यान से, सर आया ऐसा कोई डीएनए जिसमें N15 बिल्कुल भी नहीं है? यस कितने डीएनए है वो? दो अच्छा कौन सा वाला, 1 2 3 या 4? 2 3 राइट। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 और 3 वाला जरा बताना एक बार, 2 और 3 ये पेरेंटल है या नॉन पेरेंटल है? नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब एक तरह से एकदम न्यू वैरायटी है, राइट। न्यू का मतलब कहना इसे काइंड ऑफ, मतलब एकदम मैच नहीं कर रहा, एकदम न्यू है। अच्छा और ये 1 और 2 के एकदम पेरेंटल है? यस सर। एकदम नहीं है, सिर्फ आधा आधा है ना। तो 1 और 4 को क्या मैं हाइब्रिड बोल सकता हूँ? हाइब्रिड का मतलब कुछ पेरेंट का भी कैरेक्टर, कुछ नया कैरेक्टर, राइट, हाइब्रिड। तो 1 और 2 वाले को देखो, ये वाला पेरेंट का भी और नया भी है, पेरेंट का भी है नया भी है, तो क्या मैं इसे हाइब्रिड बोल सकता हूँ? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो डीएनए 1 से 2 बनकर आ रहे हैं, 2 से 4, तो इसका मतलब क्या ये डिट्टो बिल्कुल पेरेंट जैसे हुए? नहीं हुए। देखो 2 बनकर आए हैं न्यू और 2 बनकर आए हैं हाइब्रिड, तो रेशो क्या हुआ इनका, कहना इसे 50-50 रेशो, 50-50 हुआ। अच्छा देखो अगर मान लो मैं तुमसे बोलता कि मेरे पास बिल्कुल ही पेरेंट जैसे आ जाए सारे के सारे, बिल्कुल सारे एकदम पेरेंट जैसे आ जाए, तो क्या मैं उसे ये बोल पाऊंगा कि हाँ इट इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर? बिल्कुल। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारा कैरेक्टर कंजर्व हो गया, जैसा मैं हूँ डिट्टो मेरे बच्चे भी वैसे होंगे, तो इसे वो क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन। लेकिन क्या इस रेशो से, ये जो तुम सामने देख रहे हो, इससे प्रूव होता है कि क्या 100% कंजर्वेशन है? नो नो। सर तो अच्छा अगर मैं बोलूँ सेमी कंजर्वेटिव नेचर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर भाई सेमी कंजर्वेटिव ही तो है। देखो 50-50 आया ना, एक तरह से देखा जाए। देखो 50 एकदम एकदम न्यू बेबी, एकदम न्यू बेबी कितने आए हैं, 50 आए हैं, राइट। और इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो देखो ये भी हाइब्रिड और ये भी हाइब्रिड, तो 50% हाइब्रिड और 50% न्यू, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। समझ में आ गया? यस सर तो अगर कोई तुमसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय
सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, तो तुम क्या बोलोगे? 50% पेरेंट। इसका मतलब ये है कि 100% पेरेंटल टाइप का डीएनए कभी नहीं बनता है, ठीक है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, या इसको ऐसे एग्जांपल से समझाना पड़ेगा तुम्हें कि 50% न्यू और 50% हाइब्रिड, सो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। एनी सिंगल डाउट हियर? नो विदुषी? सर। हाँ सर। सर तो वहाँ पे जहाँ पे हाइब्रिड लिखा है ना, वहाँ पे 1 और 4 है। 1 और 2। 2 और 3 तो न्यू कैरेक्टर है, 1 और 4 मेरे पास क्या है? हाइब्रिड है, ठीक है भाई। अच्छा देखो, जब हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब मेरे पास ये है इस तरीके से, तो जरा मुझे एक बात बताना, क्या कोई भी N15, जैसे मान लो ये पेरेंट थे राइट, तो पेरेंट N15 थे, तो N15 तो सबसे हैवी होता है राइट, दोनों ही N15 थे राइट। देखो सबसे पहले जब पेरेंट लिए थे उसमें दोनों दोनों डीएनए क्या थे, मतलब दोनों फ्रेगमेंट क्या थे? N15 राइट। यस सर। तो इसका मतलब उसका N15 ऐसे तो रहेगा नीचे, एकदम हैवी वाला तो नीचे ही होता है। यस सर। अच्छा लेकिन अब जो ये आया है मेरे पास, क्या इसमें कोई भी N15 है? न्यू वाले में नहीं। N15 किसी में भी नहीं है, लेकिन देखो ये क्या है, ये बीच वाले हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास N15 और N14 दोनों है, तो ये बीच में ही तो आएंगे टेस्ट ट्यूब के, हाँ सर। क्योंकि दोनों है। अच्छा ये और ये दोनों N14 है ये वाले, तो ये ऊपर नहीं आएंगे? ऊपर आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। देखो जब जब डीएनए के पास सिर्फ 15 था तो वो हैवी है, तो N15 वाला सबसे नीचे रहेगा, तो इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ N15 दोनों हैवी। ये बीच में कौन आ गए? N15 और N14 वाले राइट। नंबर देखो ना, कैलकुलेट करो, और जो सबसे ऊपर आ गए वो क्या आ गए? N14। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। कैलकुलेट कर लो ना, 15 कितना होता है? 30, तो 30 नीचे आएगा। 15 और 14 कितना होता है? 29, तो वो ठीक ऊपर रहेगा। और 14 कितना होता है? 28, वो और ऊपर रहेगा। गॉट इट? नहीं आ रहा कुछ? टेस्ट ट्यूब के अंदर हल्की चीजें ऊपर रहती हैं या नीचे रहती हैं? ऊपर रहती है। ऊपर रहती हैं, ठीक है, तो वही तो करा है, समझ में आ गया। तो ये जो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो ये बात किसने हमें एक्सप्लेन करी? कौन से साइंटिस्टों ने? मेसेल्सन एंड स्टॉल। क्या याद रखना है? मेसेल्सन एंड स्टॉल। तो ये स्टॉल ने हमें फाइनली इस तरीके से बताया, ठीक है भाई। तो डीएनए ये जो हमें फाइनली देख पा रहे हैं, तो ये हमें तुम्हें ध्यान रखना है कि एक 20 मिनट बाद था और एक मेरे पास 40 मिनट्स बाद था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो ये फाइनली 2 जनरेशन के बाद देखा गया कि अच्छा इनमें से लाइट डीएनए कौन सा वाला है? लाइट डीएनए N15 N15 N14 N14 या N15 14? N14। यस N14 N14 वाला राइट। यस और यस नो सर। एवरीबॉडी? यस सर। तो सारे बच्चे लिख लेंगे डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, एग्जाम में हमेशा आता है। बताओ डीएनए इन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा और ये चीजें हमें कितने, पूरा एक्सपेरिमेंट कितने मिनट का ये? रिमेंबर 40 मिनट्स का, ठीक है ना। तो 40 मिनट बाद हमने ये 2 जनरेशन तक करवाया ना। देखो देखो ये है पहली जनरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी जनरेशन। ये सर नो? यस सर। एनी सिंगल डाउट हियर? नो सर। ठीक है, सुकृति, अनन्या, कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली। अच्छा देखो ये जो जिसके अंदर हम करवा रहे हैं ना, इसमें साइंटिफिकेशन भी करवाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताओ जब तुम इस पूरे प्रोसेस में साइंटिफिकेशन करवाओगे तो बताओ एक कोई केमिकल भी लिया जाता है, तो बस एक चीज याद रखना कि साइंटिफिकेशन करवाते एक टाइम हमें एक केमिकल भी लेते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं? सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये सीजियम क्लोराइड लेने से क्या होता है, जो हल्का हल्का होता है वो पूरा पूरा ऊपर आ जाएगा, जो बीच का है वो बीच में रहेगा, जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है भाई। तो सीजियम क्लोराइड भी हम लेके चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट देखो, हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट थे, ग्रिफिथ, हार्शियन चेस एंड फाइनली ये वाला क्या है मेरे पास? कौन सा वाला? मेसेल्सन और एंड स्टॉल। तो अगर यहाँ पे स्टॉल। क्वेश्चन आ गया कि मेसेल्सन स्टॉल ने हमें क्या चीज बताई है, तो क्या बोलोगे सारे बच्चे? डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो वो बताया है, ठीक है भाई। कोई डाउट है? तो ये तो पक्की बात है ही ना यार, हमें पता ही है। जिस तरीके से नेचर चेंज होता जाएगा उस तरीके से ऑब्वियसली बात है चीजें भी चेंज होती चली जाएंगी, राइट। डीएनए इस तरीके से देख पा रहे हो? ओके चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वो केमिकल कौन सा था? सीजियम
क्लोराइड, CaCl, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, उतार लिए सबने? यस। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, टेक केयर, बाय बाय। बाय।